हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे 12th पास करने के बाद सोचते हैं कि यूपीएससी करना चाहिए या एसएससी सीजीएल का या रेलवे का जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्या लाए हैं आज। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक सर हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस से अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके बताइएगा इनका पढ़ाया हुआ कैसा लगा। जो भी जेन्युइन कमेंट है बताइएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज पहला दिन है। कैसे पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर है, क्या पूछा जाता है एसएससी में, ठीक है, बेसिक क्या होता है, एडवांस्ड क्या होता है, सब सर आपको बताएंगे। तो ये है, इनका नाम है पंकज सर, ठीक है, जो कि हमारे से आज जुड़े हैं। तो बताइएगा इनका पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, ठीक है, और इनको सपोर्ट करिए, ठीक है। सर लीजिए, बात करिए अपने बच्चे लोगों से। यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। हेलो बच्चे, सबको नमस्कार। मैं पंकज कुमार। आज से जैसा कि सर ने कहा कि बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी, और एक्चुअली मैं मैथ का टीचर हूँ और आपको मैथ के बारे में ये सारी चीज़ें अभी समझाने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे जो है हम लोग सारे सब्जेक्ट के टीचर को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, लाएंगे, और जितने भी कंटेंट्स हो सके आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग मैथ होता क्या है, मैथ पूछी कहाँ जाती है, मैथ में किस तरह के लेवल के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एग्ज़ाम का जो लेवल होता है। जैसे हम अक्सर जो है कुछ बच्चे जो है सीजीएल का तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे सीडीएस का तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, कुछ बैंकिंग का तैयारी करते हैं, कुछ रेलवे का तैयारी करते हैं, बहुत सारे सेक्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उन सभी तरह के पैटर्न जो है, सभी तरह के एग्ज़ामों का जो पैटर्न होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, अगर हम सीजीएल की बात करें, सीजीएल हो गया, या फिर बच्चे सीपीओ हो गया, या फिर आप ले लो एमटीएस हो गया, या फिर और भी एलडीसी हो गया, ये सब सारा जो आपका सेक्टर के एग्ज़ाम है ना, ये सारे एग्ज़ाम में जो है अक्सर जो है मैथ का जो टॉपिक का जो लेवल उठाया जाता है ना, वो एडवांस लेवल उठाया जाता है, एडवांस लेवल उठाया जाता है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि मैथ में जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, जो एडवांस टॉपिक होती है, क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है इन सारे एग्जाम में पूछी जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और कुछ अर्थमेटिक का जो टॉपिक हुआ, वो टॉपिक भी जो है इसमें उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उठाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल से पूछे जाते हैं। तो आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो है इन एग्जामों के लिए है। नेक्स्ट अगर हम अदर एग्जाम के लिए अगर बात करते हैं, जैसे मान लो यार एनटीपीसी हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, या फिर और भी कई तरह के एग्जाम हैं, वो सारे एग्जाम में जो है अर्थमेटिक लेवल से ज़्यादा प्रश्न उठाने लगे हैं। और धीरे धीरे जो है ना समय के अनुसार जो है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो जो है आपका एसएससी का या फिर और भी किसी चीज़ का जो है धीरे धीरे जो है चेंज होते जा रहा है। धीरे धीरे जो है कोई में एडवांस ज़्यादा पूछ दे रहा है, कोई में जो है आपका अर्थमेटिक ज़्यादा पूछ दे रहा है। पता चल रहा है कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देने गए, उसमें एडवांस कम, अर्थमेटिक ज़्यादा डाल दिया। पता चला कि आप एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम देने गए, आपका अर्थमेटिक कम और एडवांस जो है ज़्यादा डाल दिया। तो इस तरह की कंडीशन में जो है ना, अब जो है ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरा सलाह सभी बच्चों के लिए है कि आप एक जनरल के लेवल को लेकर के चलिए। मतलब कहना ये हम चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ का तैयारी करें, आप एडवांस को भी साथ में लेकर चलें और अर्थमेटिक को भी साथ में लेकर के चलें। तो अब एडवांस और अर्थमेटिक एक्चुअली में है क्या मैथ का पार्ट, उन सारे चीज़ों के बारे में, उसके सारे कंटेंट के बारे में अभी जस्ट आपको हम समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखो भाई, अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स की बात करें यार, तो मैथ्स में आपके दो लेवल हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा भाई अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, और एक लेवल हो जाएगा बच्चे जिसको हम बोल सकते हैं एडवांस, एडवांस।
अब अर्थमेटिक का जो टॉपिक है उस टॉपिक वाइज आपको हम समझा दे रहे हैं पढ़ना में क्या क्या है। अगर अर्थमेटिक की हम बात करें तो आपका आ जाएगा जी परसेंटेज। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इससे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका आ जाएगा जी कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करें तो आपका आ जाएगा यार सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आ जाएगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगले टॉपिक की बात करें भाई तो आपका आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे अगले टॉपिक की बात करें पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। इसके बाद 8वां नंबर अगर समझने की कोशिश करें तो ये आपका आ जाएगा बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझने की कोशिश करें, इधर लिख देते हैं, शायद नीचे हम लोग नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक आपका होगा, दिखाई दे रहा है सबको? अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एज। इसके बाद आगे चलेंगे हम तो आपका टॉपिक नेक्स्ट है जी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स। तो लगभग अर्थमेटिक का टॉपिक हो गया, हो सकता है कि 2 टॉपिक छूटा हुआ हो। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक को समझते हैं। अगर एडवांस के टॉपिक को हम समझना चाहें तो इसके कई चरण होते हैं, कई पार्ट होते हैं। हम लोग बेसिकली पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे आपका नंबर 1 पे अगर हम ले लें तो आपका होगा जी नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट करें तो जी आपका हो जाएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा। अगला की अगर बात कहें तो आपका हो जाएगा जी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आ जाएगा आपका जी जियोमेट्री। जियोमेट्री। अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा डीआई। डीआई। तो नंबर सिस्टम हो गया, नंबर्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसके बाद आपका ज्योमेट्री हो गया, डीआई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एचसीएफ एलसीएम के बाद आपका अगला टॉपिक आएगा जी आपका आ जाएगा स्टैटिक्स।
स्टैटिक्स। तो इस तरह से आपका टॉपिक है और इस तरह से आपको एडवांस का टॉपिक भी पढ़ने हैं। हो सकता है ऐसे भी एक दो टॉपिक हम मिस किए हों, तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ सीखते चले जाएंगे, है ना। तो ये मैथ पढ़ना है। अभी आपको जस्ट हमने समझाया कि जो एडवांस का जो टॉपिक है ना, मेन एसएससी लेवल के लिए है। मुख्य रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आते हैं, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका एसएससी में पूछे जाते हैं। और ये जो आपका हो गया टॉपिक अर्थमेटिक का, ये लगभग सारे में आते हैं। लेकिन अब जनरली जो है ना, ये एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन को जो है अर्थमेटिक पोर्शन वाला में डाल रहा है। दैट मीन्स कहना ये हमारा है कि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम दीजिए, या कोई भी फोर्स डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, एनीबॉडी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, सारे एग्ज़ाम के लिए जो है ना अब सारा टॉपिक जो है जरूरी है। जनरली हमको सब कुछ पढ़ना है, सारे पार्ट की सारी टॉपिक की जो है तैयारी करनी है ना। और धीरे धीरे जो है इसको हम तैयारी करने की कोशिश भी करेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा जितना हमसे आप ऑब्जर्व कर पाएँ, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको दे पाऊँ। आइए शुरुआत करते हैं यार एक नए टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, नंबर एंड नंबर सिस्टम्स। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे आपका हो गया। अभी धीरे धीरे चीज़ों को हम बताएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए आइए बच्चे, हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, है ना। एक नया टॉपिक हम लोग अभी एडवांस का उठा रहे हैं। हम लोग को तो सारा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, एकदम छोटे से छोटे चीज़ों को समझते चलेंगे, बेसिक चीज़ों से लेकर के चलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक हम लेते हैं, नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की ना, तो ये नंबर सिस्टम में जो है बहुत सारे कंटेंट्स हैं छोटे छोटे। अगर इसको हम टुकड़ों में अगर बांट दें, तो इसको मैं टुकड़ों में बांटने में पहला नंबर पर मैं लेता हूँ यूनिट डिजिट। नेक्स्ट मैं ऐसे अगर कहूँ तो आपको ले लूँगा यार रिमाइंडर थ्योरम। फिर मैं थर्ड नंबर पे लेता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर हम लोग लेंगे जी नंबर ऑफ जीरोज। इसके बाद हम लेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे नंबर्स कहने का मतलब कि नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, प्राइम नंबर हो गया, सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नंबर्स। इसके बाद हम लेंगे जी सर्ट्स एंड इंडेसेस। और भी एक दो टॉपिक है जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सारे टॉपिक जो हम लोग एक नंबर सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक एक नंबर सिस्टम का हिस्सा है। छोटा छोटा टुकड़ा में इसको हम डिवाइड कर दिए और इन सारे चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को अध्ययन करते चले जाएंगे, पूरा बेसिक लेवल से हम समझेंगे। हम अभी जस्ट जो है आप लोग को शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग धीरे धीरे आराम से बेसिकली चीज़ों को, छोटा छोटा माइनर चीज़ों को ले करके चलेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको 100% समझ में आए। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट। देखिए बच्चे, यूनिट डिजिट सबसे पहले टॉपिक
कहाँ यूज होता है उसके बारे में जानते हैं। देखो ये जो यूनिट डिजिट आपका है, ये आपका एसएससी सीजीएल है ना, प्री या मेंस दोनों पूछे जाते हैं। फिर आगे चले सीपीओ हो गया, सीपीओ में भी आपका इससे क्वेश्चन उठाएगा। इसके बाद कैट लेवल जो आप एग्जाम जब दोगे तो कैट लेवल में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आता है लास्ट 2 डिजिट वाला। इसको मैं एक और पार्ट में जोड़ दे रहा हूँ, यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यही 2 तरह से आएगा कि आपसे या तो यूनिट डिजिट पूछेगा या फिर लास्ट 2 डिजिट पूछेगा। तो अगर हम लोग समझें यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट कि किस तरह से एग्जाम में आता है, तो देखो आप एसएससी सीजीएल का मेंस दो या फिर कैट लेवल ऑफ एग्जाम दो या फिर सीपीओ दो, सारे में पूछे जाते हैं। ऐसे लास्ट 2 डिजिट जो आपका है वो कैट लेवल सेक्टर में पूछा जाता है। कैट लेवल जो एग्जाम होती है उसमें ये सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग, शुरुआत से धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यार यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है, छोटी सी चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यार अगर मैं आपको ये बोलूं कि 23 इंटू 84, 23 इंटू 84, और मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि अगर 23 को और 84 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो आप दिमाग क्या लगाओगे कि एक काम करते हैं सर कि भाई 84 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप करोगे क्या, जैसे हम करते हैं 3 चौका 12 1 2 और 3 8 24, 24 और 1 25। फिर 2 से करोगे, यहाँ कटम कुटम दोगे, 2 से करोगे 2 चौका 8, इसके बाद 2 8 16। ऐड करोगे जी 2 8 5 13 3 कैरी 1 हो गया, 6 2 8 और 1 9 और 1, यानी 1932 आया। 1932 आने का मतलब ये है कि आप बोलोगे सर इसका जो इकाई है ये 23 और 84 के मल्टीप्लाई में फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जो इकाई है वो इकाई आया 2, यानी जो आपका यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ ना वो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो इसमें एक बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो यार एक कटम कुटुम बेसिकली है क्या। अगर हम 84 और 23 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ जो हम कटम कुटुम देते हैं बेसिकली है क्या, ये बेसिकली 0 है। ये जो बेसिकली है ये 0 है, इसका मतलब ही 0 होता है ना, इसका मतलब होता है क्या 0। कैसे होता है आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे अगर आपको हम ये बोलें कि 84 और 23 को गुना करना है तो बेसिकली ये इसका फॉर्म जो है इसको हम ऐसे ढाल सकते हैं 84 इंटू 20 प्लस 3, 84 इंटू 20 प्लस 3। तो आप करोगे क्या कि 84 और 20 को जो आपस में गुना कर दोगे। जब गुना करोगे तो आ जाएगा 2 चौका जी 8 और 2 8 16, 16 87 है। फिर 84 को 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा 3 चौका 12 के 2 और फिर 3 8 24 और 1 25। कहानी ये है कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 8 5 13 के 3 आएगा, 6 2 8 1 9 आएगा और ये 1 आएगा। तो आपका इकाई अंक बना 2, यानी ये जो आपका आया ये जो 0 आया ये बेसिकली 0 के जगह पे ही हम कटम कुटुम लिखते हैं। अब एक बात समझिए कि आप कितनों भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4 तो फिक्स है कि आप यहाँ ऐसे करोगे। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे मान लो 5 तो फिक्स है आप यहाँ पे ऐसे करोगे। फिर मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 6 तो फिक्स है कि यहाँ पे आप फिर कटम कुटुम करोगे। यानी अगर सभी को फाइनल जब रिजल्ट निकालोगे ना तो ये 100% तय है कि ये जो 2 है वही इस नंबर का इकाई अंक होगा। ये जो 2 है यही इस नंबर का पूरा प्रोडक्ट का इकाई अंक होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का मुझे इकाई अंक निकालना है, अगर किसी नंबर का इकाई अंक निकालना है तो ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधी सी भाषा में एक काम कर सकते हैं
कि यानी इस नंबर की बात करें, जैसे यहाँ पे 23 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 84 है, तो हम करेंगे क्या कि ये 3 और यानी इसका जो इकाई अंक है वो उठा लेंगे और ये जो 84 का जो इकाई अंक है इसको उठा लेंगे और ये दोनों नंबर को गुना कर देंगे। तो 3 चौका आ गया जी 12 और ये 12 का जो इकाई अंक बना यानी यूनिट डिजिट बना वो बना आपका 2। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो आखिरी डिजिट है यानी आखिरी एक अंक है वो कितना है, 2 है। हमारा समझाना ये है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप दे दीजिए, अगर उसका इकाई अंक निकालना है तो पूरा नंबर की प्रोडक्ट ज्ञात करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली उसके यूनिट डिजिट को उठा लीजिए, यूनिट डिजिट को उठाने के बाद सारे को मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। जैसे और भी हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यार कि मैंने यहाँ पे ले लिया है 23 2 3 4 इंटू 5 6 2 इंटू 8 3 है ना, और इंटू मैंने मान लो कि ले लिया यार 168। कुछ इस तरह से मैंने आपका एक नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दी और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो इकाई अंक होगा यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो आप करोगे क्या, साधारण सी भाषा में आप समझिए। मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि आपको पूरा नंबर की प्रोडक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक काम कीजिए कि जो यूनिट डिजिट है ना सभी का, आप उसको उठा लीजिए और उसको उठा करके आप 1 बाय 1 जो है यूनिट डिजिट फाइनली ज्ञात करते चले जाइए। कैसे, जैसे अगर हम ये बात बोलें कि भाई 4 गुने 2 करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 आएगा। अभी इस 8 को क्या करोगे कि 8 को अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जी 24। अब अगर 24 की हम बात करें तो यहाँ मेरा इकाई अंक बना 4। अब इस 4 को 8 से गुना कर दोगे तो 8 चौका आ जाएगा 32। तो 32 यानी फाइनली आपका इकाई अंक क्या आया, 2 आया। तो आप ये बात आसानी से बोल सकते हो कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो है ना इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम ये बात बोलें कि 2 3 4 5 इंटू 5 3 या 3 4 9 इंटू 2 3 9 2 6 1, और मैंने आपसे ये पूछ दिया कि भाई इस पूरे नंबर का जो है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इकाई अंक बनेगा वो क्या बनेगा। तो आपका बात यहाँ पे आप ये समझिए, मैंने अभी जस्ट समझाया कि भाई पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साधारणतः कर सकते हैं कि जो इकाई अंकवा है ना इस सभी के इकाई अंकवा को सिर्फ आप मल्टीप्लाई करके फाइनली आप इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। भाई ये 5 है तो 5 से आप 9 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, भाई इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 9 है, तो भाई 5 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 45। अब 45 में देखो कि भाई इकाई अंक क्या है, तो 5 है। अब इसका इकाई अंक से इसका इकाई अंक गुना कर दो, यानी एक जो है इसका से गुना कर दो। तो गुना करोगे तो यार 5 गुना 1 करोगे तो आपका आ गया जी 5। क्या आ गया, 5 आ गया। यानी फाइनली आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर है उसको अगर गुणनफल के रूप में हो, गुना के रूप में हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो, और अगर उसका हमको इकाई अंक निकालना है फाइनली प्रोडक्ट के बाद, तो आपका सबसे सस्ता सुविधा बिना कुछ सोचे समझे आप एक काम कीजिए कि सभी के इकाई अंक को आपस में गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद जो फाइनली इकाई अंक आएगा वही आपका इस पूरे नंबर का आंसर होगा, यानी जो आपका क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा। आइए और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल से धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग समझते चले जा रहे हैं। देखिए, चलिए देखो मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन हम धीरे धीरे उठा रहे हैं। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग को चीज़ों को समझना है। आइए देखते हैं बच्चे, अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की, तो अगर अब से हम ये बोल दिए, या फिर छोटा सा एक कंसेप्ट हम लोग पहले समझते हैं। मान लो यार हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना कि दुनिया का कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर का आखिरी डिजिट अगर 5 है, दुनिया का कोई भी नंबर है उस नंबर का अगर आखिरी डिजिट कितना है, 5 है। लगता है कि आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी नंबर है,
कोई भी नंबर है उसका अगर आखिरी डिजिट कितना है 5 है और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसका कितनों भी पावर दे दें, इसका कितनों भी पावर दे दें तो इकाई अंक क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा भाई कि इसका पावर आया तो आप इवन दो या तो पावर आप ऑड दो। 5 का कोई भी पावर कर दो, 5 का कोई भी पावर कर दो, ये 100% तय है कि इसका जो इकाई अंक आएगा ना, यानी जो आपका यूनिट डिजिट आएगा ना, यूनिट डिजिट जो आएगा आपका वो आपका आ जाएगा भैया 5। ठीक है। अगर आपसे हम ये बोलें कि भाई इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी नंबर है उसका अगर आखिरी डिजिट 1 है, तो अगर किसी भी नंबर का ना अगर आखिरी डिजिट अगर 1 हो और इसको अगर हम कोई भी पावर दे दें, चाहे इवन दे दो या फिर और दे दो, कोई भी पावर दे दीजिए ना, चाहे आप इवन दे दीजिए चाहे आप और दे दीजिए, कोई भी पावर आप दे दीजिए, ये 100% फिक्स है कि इसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 1। और सिर्फ इवन ऑड ही मत बोलो, बोलो कोई भी पावर, एनी पावर, एनी पावर। अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 5 है तो इसका कितनों भी पावर दे दो, कोई भी पावर दे दो, फिक्स है कि आपका इकाई अंक क्या बनेगा 5। अगर मान लो ये आपका नंबर है जिसका आखिरी डिजिट 1 है तो इसका कितनों भी पावर आप कर दीजिए, फिक्स है कि आपका इकाई अंक कितना बनेगा 1, है ना। अगर हम बात करें किसी नंबर का अगर आखिरी डिजिट मान लो 0 है, किसी भी नंबर का अगर आखिरी डिजिट कितना है 0 है, तो इसका कितनों भी पावर कर दो, कितनों भी पावर कर दो, इकाई अंक इसका भी बनना है 0। किसी भी नंबर का मान लो कि आखिरी डिजिट 6 है, तो इसका कितनों भी आप पावर कर दो, आपका इकाई अंक बनना कितना है 6। देखो यार, एक तरीका से हम ऐसे बोल सकते हैं, इवन ऑड आप हटा दीजिए, आप इसको ऐसे बोलिए n। मान लीजिए किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 है, इसको कितनों भी पावर दे दो, जैसे मान लो कि n हम पावर दे दिए तो इसका इकाई अंक फिक्स है कि 5 ही रहेगा। ये किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 1 हो, इसका कितनों भी पावर दे दीजिए, जैसे मान लो कि n हम दे दिए तो इसका भी इकाई अंक कितना रहेगा 1 ही रहेगा। किसी भी नंबर का अगर आखिरी डिजिट 0 है, इसका कितनों भी पावर दे दीजिए, इकाई अंक क्या होगी 0 होगी। किसी भी नंबर का अगर आखिरी डिजिट 6 है, इसका पावर अगर आप n कर दीजिए तो इसका भी जो है आखिरी डिजिट कितना होगा 6 होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए। जैसे छोटा छोटा एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया यार 5 की पावर 2 3 4 और मैं पूछूंगा कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगी। साधारण से फंडा है, तो इसका इकाई अंक क्या बोलोगे 5 बोलोगे। उम्मीद है समझ आ रही है। देखो भाई, अगर हम बोल दिए कि 25 है, इसका पावर मान लो कि दे दिए 9999, कुछ भी दे दिया एनीथिंग, तो आप ये समझिए कि भाई इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है, तो 5 है। अब इसका कितनों भी आप पावर दे दीजिए ना, ये 100% फिक्स है कि इसका इकाई अंक कितना होगी 5 होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका दे दिए हम 2 3 6 और इसका पावर हम दे दिए 9 या 2 3 4 और मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 6। वजह, इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है 6 है। अगर इस नंबर का आखिरी डिजिट 6 है तो भाई 6 का कितनों भी पावर आप दे दीजिए, यहाँ पे जस्ट समझाए, 6 का कितनों भी पावर दे दीजिए, इसका इकाई अंक कितना बनना है 6 बनना है। कोई दिक्कत है? आइए देखिए, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बोल दिए आपसे 3 4 5 1 और इसका पावर मान लीजिए बोल दिया आपसे हम 999 और मैं आपसे ये बोला भाई कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, इसका इकाई अंक क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि सर इसका इकाई अंक 1 होगा। इसके पीछे वजह क्या है, हमने बताया किसी भी नंबर का अगर आखिरी डिजिट 1 है तो इसका कितनों भी पावर दे दीजिए, ये 100% तय है कि इकाई अंक कितना बनना है 1 बनना है। तो देखो यार, टोटल डिजिट होती कितने ही, आप बोलोगे सर टोटल डिजिट जो है, जैसे अगर हम बोले 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये टोटल 9 डिजिट है, 10 डिजिट है। तो इसमें हम लोग सीख गए एक 0 का, 1 का, देन आफ्टर 5 का, देन आफ्टर 6 का। यानी ये किसी भी नंबर का आखिरी में 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, है ना, उसका कितनों भी पावर आप दे दो, फिक्स है कि आपका एक अंक उतना ही रहेगा जो उस नंबर का आखिरी डिजिट होगा। ठीक है यार, आइए अब आगे समझते हैं चीज़ों को। देखिए भाई, अभी हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर का आखिरी में 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो फिक्स है कि आपका उसका कितना भी पावर दे दो, इकाई अंक उतना ही रहना। एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बोल दिए यार कि 2, है ना, का पावर 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 का पावर 9। मान लो एक क्वेश्चन हमने दे दिया, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछ दिया कि भाई इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आखिरी एक डिजिट क्या होगा, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे ना कि जैसे एक सिंपली है कि पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक सेट है, उसको आप समझिए। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 भी है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 भी है। मैंने अभी जस्ट क्या समझाया कि 5 का कितनों भी पावर अप कर दीजिए, आपका इकाई अंक 5 ही रहना है। 6 का कितनों भी पावर कर दीजिए तो उसका इकाई अंक 6 ही रहना है। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस 5 का पावर 6 और 6 की पावर 7 है तो फिक्स है कि इसकी आखिरी डिजिट बनना कितनी है, 5 बनना है। अब अगर यहाँ समझिए तो 6 है तो 6 का कितनों भी पावर अप दे दीजिए, इसका आखिरी डिजिट क्या बनना है, 6 बनना है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों के आखिरी डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आखिरी डिजिट आ जाएगा कितना, 0। 0 आने का मतलब है कि भाई ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आखिरी डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इसका आखिरी डिजिट 0 आ जाएगा तो 0 में भाई जितने भी कोई भी नंबर है, 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिक्स है कि इकाई अंक का 0 बनना है। तो सीधी से आंसर हो गया कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आखिरी डिजिट क्या होगी, 0 होगी। थोड़ा थोड़ा लॉजिक है चीज़ों को, धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन के अप्रोच कैसे हम लोग हासिल करें, उस सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आएगा हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आइए देखते हैं आगे समझते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपसे हम एक बात बोल दें, है ना, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, ध्यान से आप लोग सब कुछ समझना, है ना। जैसे अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, और अगर हम बात करें यार 4 के बारे में अगर समझें, अब एक समझें 9 के बारे में, है ना। कहानी ये है इसमें कि अगर हम 4 की पावर ऑड देंगे, अगर हम 4 की पावर ऑड देंगे, अगर हम 4 की पावर ऑड देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। अगर हम 4 की पावर इवन देंगे तब इकाई अंक क्या आएगा। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो कहानी क्या है, अगर अब से हम बोलेंगे भाई कि 4 की पावर आप 1 दे दो, अगर आप 4 की पावर 1 देंगे तो बताओ कि 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो भाई इसका इकाई अंक तो 4 ही रहा। मैं पूछूंगा कि 4 की पावर आप 3 दे दो, मैं ऑड ले रहा हूँ अभी। अगर मैं 4 की पावर 3 दूंगा ना तो आप ध्यान दीजिए कि मैं इसे लिखूंगा 4 गुने 4 गुने 4। तो अगर हम यहाँ समझें तो भाई 4 चौका 16, 6 चौका 24, यानी फाइनली इकाई अंक कितना बना, 4 बना। अगर मैं 4 की पावर 5 कर दूँ ना तो भी आपका इकाई अंक कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। अगर मैं 4 की पावर 7 कर दूँ ना, 4 की पावर अगर मैं 7 कर दूँ ना तो भी इकाई अंक कितना बनेगा, 4 बनेगा। मेरा समझाना ये है, या मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, तो 4 की पावर अगर ऑड होगी तो फिक्स है कि इसका जो इकाई अंक होगा बच्चे वो क्या होगा, 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो इवन वाला हम लोग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। देखो यार,
अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 होगी तो इकायांक बनेगा 16। 4 की पावर 2 करोगे तो भाई लास्ट में आखिरी डिजिट कितना बना, 6 बना। अगर हम 4 की पावर 4 ले लेते हैं मान लीजिए, तो इसको लिखोगे आप 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी आप करोगे क्या कि 4 चौका 16 6, 6 चौका 24 4, 4 चौका 16 6, यानी फाइनली आपका यूनिट डिजिट क्या बना, 6 ही बना। यानी आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 4 का पावर अगर इवन हो तो इकाइयांक कितना बनेगा, 6 बनेगा। इकाइयांक कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए आप लोग। अब आइए समझते हैं 9 के बारे में। अगर 9 की पावर हम ऑड दे दें, जैसे 1 दे दिए तो इकाइयांक कितना बनेगा, 9। 9 की पावर अगर हम बच्चे 3 दे दें तो इकाइयांक कितना बनेगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिखोगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिखने का मतलब है कि 9 9 81, बच्चा 1 को 9 से गुना करोगे, फाइनली ये रिजल्ट आएगा 9। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है। अगर हम 9 की पावर 5 करेंगे ना तो भी इकाइयांक हमारा कितना बनेगा, 9 बनेगा। यानी हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर 9 की पावर क्या हो, ऑड हो, तो इकाइयांक कितना बनना है, 9। अब अगर 9 की पावर आप इवन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 9 की पावर हमें ले लिए 2, तो 9 की पावर आप 2 लोगे ना तो आपका देखो आएगा क्या चाहिए, 81। अब 81 आएगा तो इकाइयांक कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर 9 की पावर हम 4 ले लेते हैं बच्चे, तो भाई बता कि 9 गुने 9 गुने 9 और गुने आप 9 करोगे। इसका मतलब यह है कि 9 9 81 इकाइयांक 1, 9 9 81 इकाइयांक 1, अब ये दोनों को गुना करोगे, फाइनली इकाइयांक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमारा समझाना यह है कि अगर 9 की पावर इवन हो तो इकाइयांक कितना बनेगा, तो 1 बनेगा। 9 की पावर अगर इवन हो, 9 की पावर अगर क्या हो, इवन हो, तो इकाइयांक कितना बनेगा बच्चे, 1 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को धीरे धीरे। देखिए, जैसे मेरे भाई अगर आपसे हम ये बोल दें कि यहाँ पे मैं ले लिया जी 24 और 24 की पावर मैंने कर दी मान लो 99, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए इस पूरे एक्सप्लेनेशन में फाइनली जो इकाइयांक आएगा वो इकाइयांक क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे देखिए इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है, इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है। तो आप बोलोगे सर आखिरी डिजिट 4 है। अगर आखिरी डिजिट 4 है तो जस्ट अभी हमने सीखा कि 4 की पावर अगर क्या हो, ऑड हो, तो इकाइयांक 4 होगी, या फिर 4 की पावर इवन हो तो इकाइयांक 6 होगी। तो आप ये देखिए कि जो 4 की पावर है, यहाँ जो पावर चढ़ाया हुआ है, ये इवन है या ऑड है। तो आप बोलोगे सर कि 4 की पावर यहाँ पे 99 है, यानी कि आपका ऑड है। अगर ये ऑड है तो बताइए इसका इकाइयांक क्या होगा। तभी जस्ट सीखे कि 4 की पावर अगर ऑड होगी तो इकाइयांक कितना होगी, 4 होगी। यानी 4 की पावर ऑड होगी तो इकाइयांक कितना होगी, 4 होगी। अब आइए आगे समझते हैं। देखिए, अगर आपसे हम ये बोलेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 2 3 4 और इसका पावर हमने ले लिया यार मान लो कि 8 2 5 6, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए इस पूरे एक्सप्लेनेशन का इकाइयांक क्या होगा। तो आपका जवाब ये होगा कि भाई आप ये देखिए कि 4 की पावर, इसका लास्ट आखिरी में क्या है, 4 है। तो आप ये सोचो कि पावर आपका इवन है या ऑड है। तो आप बोलोगे सर इसका पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो आपकी सोच ये होगा कि 4 की पावर अगर इवन होगा तो इकाइयांक क्या होगा। तो भाई 4 की पावर इवन होगा तो इकाइयांक कितना बना, 6 बना। तो आप बोल सकते हो पूरे एक्सप्लेनेशन को अगर हम दे दें, एक पूरा कैलकुलेट करें चीज़ों को, तो फाइनली जो इकाइयांक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। कोई दिक्कत है भैया? सबको समझ में आ रहा है? अब आओ आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ये बोल दिया कि 39 है और इसका पावर मान लीजिए आपका दे दिया है 102, और अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ भाई इस पूरे एक्सप्लेनेशन का आखिरी डिजिट क्या होगा, यानी इकाइयांक क्या होगी। तो आपका जवाब सीधी सी भाषा में होगा, क्या होगा भाई, कि अगर हम 39 की पावर 102 करते हैं तो आपका सोच होगा कि भाई बता आखिरी में क्या है, तो 9 है, 9 है। अगर 9 है तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो 102 पावर है इवन है या ऑड है। तो आप बोलोगे सर इसका तो पावर इवन है। अगर 9 की पावर इवन है ना तो आपका इकाइयांक क्या बननी है, 1 बननी है। क्या बननी है, 1 बननी है। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि 39 अगर होगी ना तो फाइनली
39 का पावर अगर इवन है तो इकाई अंक हमारा बनेगा क्या चीज़, 1 बनेगा। अगर हम बोल दिए कि 239 है और इसका पावर मान लो मैंने दे दी यार 9999, कुछ भी दे दी एनीथिंग, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई पूरे एक्सप्लेनेशन का आखिरी डिजिट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसका आखिरी डिजिट जो है क्या होगा, हम झट से बोलोगे कि आखिरी डिजिट जो इसका है 9 होगा। वजह ये है कि भाई इस नंबर की आखिरी डिजिट है क्या 9, और 9 का पावर इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे सर कि ऑड है। अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक कितना बनना 9 है, तो इसलिए इकाई अंक 9 हो गया। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ों को सबको आपको समझ में सभी बच्चे को आ रहा होगा। और एक बात और समझाना हम ये चाह रहे हैं, केवीएम ने लिखा था जैसे मान लो कि 0 का हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमने सीखा भी क्या क्या चीज़ का भाई, तो 0 का सीख लिया, 1 का सीख लिया है ना, 6 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, शुरुआती टर्म में सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि आखिरी डिजिट अगर क्या हो 4 हो और आखिरी डिजिट क्या हो 9 हो, तो इन दोनों चीज़ों का भी सीख लिया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी जो नंबर्स बचे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। हम अब बताना चाह रहे हैं आपको कि किसी भी नंबर का अगर आखिरी में 2 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो भाई इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर आपसे हम ये बोलेंगे भाई कि 2 का पहले मैं सिखाता हूँ ना, अगर आपसे हम ये बोलेंगे कि 2 की पावर मान लो कि 1 है, कैसे समझाऊं। अगर मैं बोलूँगा भाई कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो इकाई अंक कितना बनेगा, आप बोलोगे सर इकाई अंक 2 बनेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर अगर मान लीजिए 2 है तब इकाई अंक कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक 4 बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 की पावर 3 है तब बताओ कितना इकाई अंक होगी, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक 8 होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो कि 2 की पावर 4 है तब इकाई अंक कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक हो गया इसका 6। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इकाई अंक कितना बना 6 बना। अगर मैं भाई आपको ये पूछूं कि भाई 2 की पावर 5 है तब इकाई अंक कितना होगी, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 5 होगी तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इकाई अंक इसका कितना बनेगा जी 2 बनेगा। अगर मैं पूछूं कि 2 की पावर अगर 6 है तब इकाई अंक कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 6 करोगे तो रिजल्ट आएगा 64, और 64 आने का मतलब है कि इकाई अंक कितना बनेगा 4 बनेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की पावर मान ले 7 है तब इकाई अंक कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 7 है मतलब कि 64 दूना 128, यानी इकाई अंक बनेगा कितना 8 बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर 8 है तब इकाई अंक कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 128 दूना 256 होती है, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो आपका 6 होगा। हमें इसमें इस पूरे पार्ट्स में कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या लॉजिक है आप थोड़ा सा सोचिए और समझिए और बताइए हमको कि भाई 2 की पावर 1 किया इकाई अंक 2 आया, 2 की पावर 2 किया इकाई अंक 4 आया, 2 की पावर 3 किया इकाई अंक 8 आया, 2 की पावर 4 किया इकाई अंक 6 आया। अब यहाँ से आगे समझिए कि 2 की पावर अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो इकाई अंक फिर से 2 आ गया। देखो 2 की पावर मैंने 6 की तो फिर से यहाँ इकाई अंक 4 आ गया, 2 की पावर हमने 7 दिया तो यानी फिर से इकाई अंक जो है 8 आ गया, और 2 की पावर 8 किया तो फिर से इकाई अंक जो है 6 आ गया। हमारा समझाना ये है कि यानी यहाँ तक तो आपका अलग अलग आया, यहाँ से यहाँ तक तो अलग अलग आया इकाई अंक, लेकिन फिर यही चीज़ जो है आगे रिपीटेशन करते चला जा रहा है। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि 2 की पावर जो है हर 4 इंटरवल के बाद जो है इकाई अंक उतना ही आ रहा है। जैसे 2 की पावर 1 है इकाई अंक 2, अब जस्ट 4 इंटरवल के बाद फिर से इकाई अंक 2 आना है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 5 किया, भाई 1 है तो 1 के बाद 4 बढ़ा दो तो यानी कितना आएगा 5, यानी 5 किया तो फिर इकाई अंक 2 आ गया। मैं बोलूँ 2 की पावर 2 है तो इकाई अंक कितना है 4, तो इसमें 4 बढ़ा दो यानी 2 में तो 4 2 6, तो इकाई अंक फिर से वही आ जाएगा 4। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हर 4 इंटरवल के बाद जो है
पावर का, किसका, पावर का, हर 4 इंटरवल के बाद जो है इकाई जो है वही रहते हैं, सेम होते हैं, यानी रिपीटेशन करते हैं, यानी एक साइकिल बनाते हैं। आप बोल सकते हो क्या बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं। और सिर्फ ये इसी में लागू नहीं भाई, ये आपका 2 में भी लागू है, आपका 3 में भी है। जैसे अगर मैं पूछूँ कि 3 की पावर 1 करोगे तो इकाई अंक वो कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 3 बनेगा। 3 की पावर 2 करोगे इकाई अंक कितना बनेगा, बोलोगे सर 9 होगी। 3 की पावर 3 करोगे इकाई अंक कितना बनेगा, तो जी बोलोगे 7 होगी। 3 की पावर 4 करोगे इकाई अंक कितना बनेगा, तो बोलोगे सर इकाई अंक इसका 1 होगी। ठीक है। अब अगर आपसे हम ये बोलें कि 3 की पावर मान लो मैंने कर दिया यार 5, तब इकाई अंक कितनी होगी, तो फिर से वही आ जाएगा। 3 की पावर 5 करोगे तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। 3 की पावर 6 करोगे इकाई अंक जो है 7 आ जाएगा। 3 की पावर 7 करोगे इकाई अंक फिर से 1 हो जाएगा। हमारा समझाना ये है कि 2 हो या 3 हो या फिर एक 7 भी है। 7 की पावर बच्चे अगर हम करते हैं मान लो 1, तो इकाई अंक कितना बनेगा 7। 7 की पावर 2 करो तो इकाई अंक कितना बनेगा 9, 7 7 49। 7 की पावर अगर 3 करो तो इकाई अंक कितना बनेगा 7 7 49 और 9 बना 9 7 63, यानी 3 आ गया जी। 7 की पावर 4 करोगे तो कितना इकाई अंक बनेगा, तो देखो 7 की पावर 4 मतलब कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 करोगे, यानी 7 7 49 इकाई अंक 9। फिर से करोगे 7 7 49 इकाई अंक 9, या 9 9 81, फाइनली आपको आ गया 1। अब अगर 8 की हम समझने की कोशिश करें तो अब देखिए कि 8 की पावर अगर 1 करोगे तो इकाई अंक कितना बनेगा 8। 8 की पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा 4। 8 की पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा 8 8 64 8 चौका 32 यानी 2। 8 की पावर अगर 4 करोगे तो इकाई अंक कितना बनेगा, तो जी 8 8 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 8 की पावर 1 करो या 8 की पावर 2 करो, 8 की पावर 3 करो, 8 की पावर 4 करो, अब 8 की पावर 5 करोगे ना तो फिर से इकाई अंक 8 आ जाएगा। यानी 2 3 7 8, 2 3 7 8, या फिर 9 ले लो या फिर 4 भी ले लो, किसी भी सेक्टर के लिए। ये 100% प्योरिटी थ्योरी है कि भाई हर 4 इंटरवल के बाद इकाई अंक रिपीट करती है। हर 4 इंटरवल के बाद इकाई अंक क्या करती है, रिपीट करती है। तो हम आखिर चीज़ों को ज्ञात कैसे करें, आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 3 मैं यहाँ पे ले लिया है ना, क्या ले लिया 3 ले लिया, और मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 का पावर आपको दे दिए, 3 का पावर अगर मान लो हम आपको दे दिए 28, या फिर ले लीजिए 29, और आपसे हम ये पूछ दिए कि भाई 3 की पावर 29 है तब जो है इकाई अंक क्या होगा। 3 की पावर 29 है तब इकाई अंक क्या आएगा, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 29। तो आप थोड़ा सा समझिए कि अभी जस्ट जो हमने समझाया ना उस पर हम विचार करते हैं। अभी जस्ट आपको क्या समझाया कि भाई यहाँ 3 है ना, आपको पता है कि 3 वाला में हर 4 इंटरवल के बाद, हर 4 पावर के इंटरवल के बाद जो है चीज़ें रिपीट होती है, इकाई अंक जो है रिपीट होता है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे है क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 29 है। क्या यहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर 29 है। तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि इस 29 को जो है, इस 29 को जो है आप ये सोचिए कि 29 से जस्ट पहले या 29 तक जो है कितने कंप्लीट साइकिल बन रहे हैं। कितने कंप्लीट साइकिल बनने का मतलब कि देखो ये एक साइकिल बना रहा है जी, 1 2 3 इस तरह से, तो कितने कंप्लीट साइकिल बन रहा है ना, उन चीज़ों को हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कितने कंप्लीट साइकिल बन रहे हैं भाई, 4 का साइकिल बनाना है तो बात पक्की है सभी में, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो, चाहे 9 हो, उसमें भी है ना 4 का साइकिल बनती है, 4 पावर का साइकिल बनती है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई कि यहाँ पे 29 है, यानी 4 7 28, यानी 7 गो कंप्लीट साइकिल बन रहा है। 7 चौक 28, 7 गो कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो 7 गो कंप्लीट साइकिल से हमको कोई मतलब नहीं है। अब एक्स्ट्रा पावर कितना बच रहा है, तो भाई 1, 7 चौक 28, यानी 7 कंप्लीट साइकिल बन रहा है, यानी 1 हमारा एक्स्ट्रा गया। तो हम ये बोलेंगे कि 3 की पावर अगर 1 होगी, 3 की पावर 1 होगी तो इकाई अंक कितना आएगा 3। तो हम इस बात से स्पष्ट हो पाए कि अगर 3 की पावर 29 है तो फाइनली आपका इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको शायद हो रही होगी,
आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है भाई 3 की पावर 1 हम क्यों दिए, तो इसलिए दिए ना कि जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि भाई 2 की पावर मान लो रहता, एक सिंपल सा फंडा, 2 की पावर मान लो रहता 5, और मैं पूछता कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए कि कंप्लीट साइकिल इसमें ढूंढिए। भाई पावर इसका 5 है, तो 5 में जो है कंप्लीट साइकिल ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो 5 में कंप्लीट साइकिल, 4 का साइकिल बनता है तो 1 साइकिल ही बनेगा, तो पावर एक्स्ट्रा कितना गया, तो 1 गया। तो 2 की पावर 1 करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए एक बात समझिए, हम यहाँ पे क्यों किए 2 की पावर 1, उस बात को समझा रहे हैं। 4 तक तो यही है, अब अगला तो फिर वहीं से ना शुरू होगा साइकिल के प्रारंभ, तो इसीलिए पावर हमने 1 दे दी है। कोई दिक्कत है? अब अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि मान लीजिए जी 2 की पावर है 34, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई बताइए 2 की पावर अगर 34 है तो इकाई अंक क्या होगा। 2 की पावर अगर 34 है तो इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर पावर है कितना, 34 है, तो 34 को हम कितना से भाग देंगे जी, तो 34 को हम भाग देंगे 4 से। 34 को हम भाग देंगे 4 से। जब इसको आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32। अब बोलोगे 4 से क्यों भाग देंगे, 4 से इसलिए भाग देंगे ताकि एक कंप्लीट साइकिल मेरा कितना हुआ वो ज्ञात हो जाए। भाई 4 का साइकिल बन रहा है, तो 4 8 32, यानी मेरा 2 एक्स्ट्रा पावर जा रहा है, यानी 4 8 32, 8 कंप्लीट साइकिल बन रहा है, 2 एक्स्ट्रा पावर जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि इस 2 की पावर 2 कर देंगे और इकाई अंक निकाल लेंगे 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब एक साधारण सी भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 2 की पावर का हमने ले लिया 39, और मैं आपसे ये पूछ दिया कि भाई इस पूरे एक्सप्लेनेशन की इकाई अंक क्या होगी। तो देखो यार 4 से कंप्लीट भाग देने के बाद जो रिमेनिंग बचता है, बेसिकली जो रिमाइंडर बचता है वही तो एक्स्ट्रा पावर होता है। 4 8 32, 4 9 36, 36 तक तो मेरा कंप्लीट साइकिल है, तो जो शेषफल बचा वही ना एक्स्ट्रा पावर होगा। तो एक भाषा में हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि 4 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो 2 का पावर चढ़ा दीजिए, या जो आखिरी डिजिट होगा उसका पावर आप चढ़ा दीजिए। जैसे अगर हम यहाँ बोलेंगे 4 9 36, यानी 2 है यहाँ पे, 4 9 36 यानी कितना बना जी 3, तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, तो इकाई अंक आपको आ गया जी 8। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब अगर हम ये बोल दिए आपसे, मान लो कि 2 3 और मैंने एक नंबर ले लिया जैसे 7, और मैंने यहाँ पे ले लिया यार 99, और मैं आपसे ये बोल दिया कि बताइए इस पूरे एक्सप्लेनेशन की जो इकाई अंक होगी वो क्या होगी। तो आपका जवाब क्या होगा कि भाई सर 99 है यहाँ पे पावर, तो एक काम कीजिए इसको 4 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसको आप ढूंढिए। अगर 4 से मैं इससे भाग दूंगा भैया तो 4 दूना 8 बना 1 यानी 19 हो गया, 4 चौका 16 यानी बचा 3, यानी शेषफल 3 आया। और शेषफल 3 आने का मतलब कि इस नंबर का आखिरी डिजिट कितनी है, 7 है, तो 7 की पावर आप 3 कर दीजिए, यानी 7 की पावर 3 करोगे तो बताओ इकाई अंक क्या आएगा, तो 3 आएगा, यानी इसका आंसर हमारा आ गया जी 3। अब अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूंगा कि मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 2 2 2 और 2, और यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया 9 4 6 2, और मैं आपसे ये पूछ दूँ कि भाई इस पूरे एक्सप्लेनेशन जब करोगे फाइनल तो उसका इकाई अंक क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा दम सेकंडों में आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये आपका टर्म जो है इजी हो गया है। करोगे क्या आप कि आप पहले ये देखो कि भाई इसका आखिरी डिजिट क्या है, तो 2 है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद आपकी सोच क्या होगी कि इस नंबर को आप 4 से भागा दो। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है आपका बिल्कुल अलग है। 4 से भाग देने के लिए इस पूरे नंबर को भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं, 4 से भाग देने के लिए इस पूरे नंबर को भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब करना क्या है, हम लोग सिंपली जानते हैं, नंबर सिस्टम में आपको हम आगे पढ़ाएंगे भी, है ना, नंबर्स जो पढ़ाने लगेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर किसी नंबर का आखिरी 2 डिजिट, अगर किसी नंबर का आखिरी 2 डिजिट 4 से कट जाए तो पूरा नंबर 4 से विभाजित होगी। कहना हमारा ये है कि इस पूरे नंबर को भाग नहीं देना 4 से, हमको 4 से भाग देने के लिए, यानी रिजल्ट लाने के लिए हमको सिर्फ किस में भाग देना है, 62 में भाग देना है, यानी आखिरी 2 अंक में भाग देना है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 22 हो गया, 4 5 20, यानी रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 2 बचा, यानी शेषफल हमारा कितना बचा, 2 बचा। शेषफल 2 बचा, मतलब यहाँ पे आखिरी डिजिट क्या है 2, तो 2 की पावर 2 कर दो, तो इकाई अंक कितना बना, 4 बना।
उम्मीद है धीरे धीरे चीज़ों को आप बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझते चले जा रहे हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बात आपसे बोलें कि मान लीजिए 2, बढ़िया चल भाई, 2 3 और मैंने ले लिया यार 8 और मैंने पावर दे दिया 2 3 9। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई इसका जो है इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा आप क्या जानते हैं कि भाई इस नंबर का पहले आखिरी डिजिट देखो है क्या। तो भाई इस नंबर का आखिरी डिजिट कितनी है, तो 8 है। अब ये देखिए कि भाई पावर है कितना, तो 239 है, 239 239 है। अब आपको इकाइयाँ निकालने के लिए तो साइकिल ढूंढना होगा ना कि भाई कितना कंप्लीट साइकिल बना। तो आपका सोच क्या होगा कि भाई इसको 4 से भागा दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा यानी जो एक्स्ट्रा हमारा पावर बनेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से भाग देने के लिए पूरा नंबर में 4 से भाग नहीं देने, आखिरी 2 डिजिट देना है, क्योंकि वो डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो 39 को भाई 4 से भागा दोगे तो 4 9 36, यानी माना 3 एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर बना हमारा 3, यानी हम करेंगे क्या कि 8 की पावर 3 कर देंगे। तो 8 की पावर 3 करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। 8 8 64, 8 चौका 32। अब मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम 5 2 3 है ना, और कुछ और ले लेते हैं या 3 रहने देते हैं, और इसका पावर मान लो दे दीजिए हम 99999। और मैं आपसे ये पूछा कि भाई बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इस पूरे एक्सप्लेनेशन का इकाई अंक क्या होगा। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर एक काम कीजिए कि 3 है, 3 की पावर इतनी दे रखी है, तो यानी इस नंबर को हमको 4 से तो भाग देने होंगे, तभी तो कंप्लीट साइकिल के बारे में पता चलेगा ना। और जो एक्स्ट्रा हमारा पावर बचेगा उसको इसके पावर के रूप में लिख देंगे। तो इस नंबर का आखिरी डिजिट कितनी है, 3 है अभी फिलहाल। इसको 4 से भागा दोगे तो पूरा नंबर को 4 से भाग देने की कोई तो ज़रूरत नहीं है। आप करना क्या है हमको कि इस लास्ट 2 डिजिट यानी 99 को ही आप 4 से भाग दीजिए। जब 99 को आप 4 से भागा दीजिएगा ना, तो 4 दूना 8 बना कितना 1, 19 हो गया, 4 चौका 16 यानी 3 बना, यानी आपका एक्स्ट्रा पावर यानी सेसफुल जो आपका आया 3 आया। 3 आया से मतलब कि 3 की पावर आप 3 कर दीजिए। भाई 3 की पावर 3 करोगे, 3 3 9 9 27 इकाइयाँ कितना बनेगा, 7 बनेगा। उम्मीद है चीज़ों को आप समझ रहे हैं, चाहे 2 हो पावर, चाहे 3 हो, चाहे कोई भी आखिरी डिजिट हो, सबके लिए फंडा अप्लाई होता है। याद रहे कि ये जो आप रूल आपको हम बताए 4 से भाग दे के सेसफुल निकालने वाला, ये सिर्फ इसमें नहीं, आपका 4 और 9 में भी अप्लाई हो सकती है, 5 0 1 6 सभी में अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन हम तो भाई अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में ये चाहते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन जो है कितना फास्ट में बना सकूं, बहुत जल्द बनाना चाहते हैं, ज़रूरी भी है क्योंकि टाइमिंग कम दे रखी होती है। तो उस हिसाब से जो है हमको जो रूल सबसे बेटर लगे जल्दी बनाने का, उस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब जैसे 0 था, 1 था, 5 था, वो वाला जल्दी आसान था, उस डायरेक्टली उसको माइंड में सेट करके चलना है। 4 6 का वो भी आसानी था, डायरेक्टली माइंड में सेट करके चलना है। इसमें 4 से डिवाइड देने की एक प्रोसेस होती है। तो कोई भी रूल से अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तभी हमने सीखा 3 चीज़ें, और 3 चीज़ें क्या सीखा कि भाई अगर 0 हो, 1 हो, है ना, 5 हो और 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन चारों में अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, तो या चाहे 6 हो, तो ये फिक्स है कि इकाई अंक वो बनेगा वही, यानी सेम रह जाएगा, यानी इसका इकाई अंक सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है 0 है, उसका कितना ही पावर दे दीजिए, इकाई अंक 0 ही रहना है। 1 है तो इकाई अंक 1 ही रहना है, 5 है तो इकाई अंक 5 रहना है, 6 है तो इकाई अंक 5 ही रहना है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखा कि भाई 4 का सीखा, एक 9 का सीखा कि 4 का भाई ऑड पावर रहेगा तो इकाई अंक 4 बनेगा, 4 का इवन पावर रहेगा इकाई अंक 6 बनेगा, 9 की ऑड पावर रहेगा तो इकाई अंक 9 बनेगा, 9 की इवन पावर रहेगा तो इकाई अंक 1 बनेगा। ये सारी चीज़ें हमने अभी पिछले है ना डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए थोड़ा बहुत और एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके कुछ और हिस्से हैं, चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लिए बोस, 2 2 2 का पावर 3 3 3 इंटू
3 का पावर 444 इंटू 8 का पावर 999। जैसे क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है कि 222 की पावर 333 इंटू 333 की पावर 444 इंटू 888 का पावर 999। अब इस क्वेश्चन का अगर कोई पूछ दे कि भाई इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो कैसे निकालेंगे? तो जस्ट अभी आपको हमने समझाया कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन में 222 के आखिरी डिजिट क्या है, तो 2 है। अब पावर क्या है जी, तो 333 है। तो हम करेंगे क्या कि 333 को 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है वो ढूंढेंगे। तो यार अगर इसे हम 4 से भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट को भाग दे के देखना जरूरी है, पूरा के देखना जरूरत तो है नहीं। तो 33 को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, यानी बना कितना, 1 रिमाइंडर बचा। तो 2 यहाँ पे है तो 2 की पावर 1 करोगे तो यानी फाइनली आपका इकाई अंक आ गया 2। यानी हमारा कहना यह है कि 222 की पावर 333 है तो इसका इकाई अंक क्या होगी, तो 2 होगी। अब आइए अगला टर्म में करते हैं। देखो जैसे अब यहाँ पे 333 की पावर 444 है बच्चे, तो 444 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो फाइनली पूरा तरह से ये चीज़ें कट रही होगी। तो यानी पूरा अगर कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 4, यानी साइकिल कंप्लीट, साइकिल कंप्लीट। और साइकिल कंप्लीट का मतलब कि पावर 4 ले लेते हैं। तो 3 का पावर जब 4 करोगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करोगे तो 3 3 9, फिर 3 3 9 और फिर 9 9 81, यानी इकाई अंक बनेगा जी 1। 333 का पावर 444 होगी तो इकाई अंक कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब आइए आगे चेक करते हैं। देखिए 888 की पावर 999 है, 888 का पावर 999 है। अब यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे कि 999 को कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अगर 999 को हम 4 से भाग देंगे तो लास्ट 99 को भाग देकर देखना जरूरी है। और 99 को अगर 4 से भाग दोगे तो भाई 4 दूना 8 बना कितना, 1, 19 हो गया, 4 चौका 16 यानी 3, 8 की पावर 3 करोगे 512 आएगी। 512 का इकाई अंक कितना होता है, 2 होता है। तो अगर 512 का इकाई अंक 2 होता है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगी, तो 2 होगी। अब करोगे क्या कि बीच में इनटू का साइन है जी, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी फाइनली आपका रिजल्ट आ गया 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। एक बात और ध्यान देना है कि अगर सपोज इनटू की जगह पे यहाँ प्लस रही होती, जैसे यहाँ पे प्लस होता यहाँ भी प्लस होता, तो इस जो आपका फाइनल जो यूनिट डिजिट का रिजल्ट है इस सभी को हम लोग जोड़ देते, इस सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते। गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इनटू था तो इनटू कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। और मेरा ये मानना है कि हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ देख रहे हैं, हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट यानी इसका अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो अगले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यानी सेकेंड वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उस सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे अप्रोच के साथ समझने की कोशिश कर रहे होंगे, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चले जा रहे होंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अगला वीडियो मिलते हैं। दैट्स ऑल बच्चे, धन्यवाद।